अच्छा जी, तो आज सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे सॉल्ट्स की कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट्स को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? व्हाट आर सॉल्ट्स? सॉल्ट्स आर बेसिकली व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद, यानी आप कह लें कि व्हेन द हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड when the hydrogen of an acid is replaced by a metal or ammonium ion NH4 plus. ठीक है, when the hydrogen of an acid is replaced by a metal or ammonium ion, the compound we get is called salt. ठीक है जी, तो सॉल्ट बेसिकली क्या है? दो, यानी किसी भी एसिड में से जब आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, लेट सपोज हमारे पास HCl है। ठीक है, लेट से हम HCl की एग्जांपल लेते हैं। सो HCl में से अगर हम हाइड्रोजन रिमूव कर दें और इसकी जगह पे कोई भी मेटल लगा दें, लेट से मैंने NaCl लगा दिया, Na लगा दिया, तो ये कंपाउंड क्या बन गया? नाउ दिस इज़ सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्ट बन गया। किसी भी एसिड में से जो उसका आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है वो अगर आप रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इफ़ द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड इज़ रिमूव्ड, लेट सपोज H2SO4 है। ठीक है जी, H2SO4 है, इसमें से आपने ये हाइड्रोजन रिमूव किया और इस हाइड्रोजन की जगह पे लेट सपोज हमने कैल्शियम लगा दिया, CaSO4। सो नाउ दिस कंपाउंड इज़ कॉल्ड सॉल्ट। सो सॉल्ट बेसिकली क्या है कि व्हेन द हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड इज़ रिमूव्ड बाय अ मेटल और अमोनियम आयन, लेट्स से नाइट्रिक एसिड है HNO3 में से आपने ये हाइड्रोजन रिमूव किया और इसकी जगह पे अमोनियम आयन लगा दिया, NH4NO3। सो दिस अगेन इज़ अ सॉल्ट। ठीक है, ये आपके पास सॉल्ट बन जाएगा, दिस इज सॉल्ट। सो ये सॉल्ट की ये एक डेफिनेशन होगी सॉल्ट की। अच्छा, एक और तरीका जिस मतलब आप कह लें कि अनदर वे थ्रू विच वी कैन डिफाइन सॉल्ट इज कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, when acid reacts with base, the compound we get is called salt. The compound we get is called salt. ठीक है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन में जो कंपाउंड आपको मिलेगा दैट इज सॉल्ट। तो लेट सपोज आपने NHCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, लेट्स से वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो इन दोनों के रिएक्शन में क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2O वाटर बनेगा। सो दिस NaCl इज़ सॉल्ट। तो ये तो हमने सिंपल सॉल्ट को डिफाइन कर दिया कि सॉल्ट क्या होती है। ठीक है, ये सॉल्ट की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आपको सॉल्ट्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि सॉल्ट्स आर बाय नेचर दे आर आयोनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, मतलब ये आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू बनेंगे। तो सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स, दैट मीन्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब क्या होगा कि दे हैव, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। ठीक है, क्यों हाई होंगे? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, क्योंकि ये आयंस से बन रहे हैं तो इस वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। और इसके अलावा सॉल्ट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? एक तो मैंने आपको बता दी कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेस्ड ऑन दिस फैक्ट कि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, आप और क्या प्रॉपर्टीज़ अज्यूम कर सकते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन विच फेज? किस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे?
एक्वस फॉर्म में या aqueous। लिक्विड आप सिंपल कह सकते हैं कि लिक्विड एक्वस भी हो सकता है, मोल्टन भी हो सकता है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि एक तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in liquid phase but not in solid phase। सॉलिड फेज़ में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन लिक्विड फेज़ में कर सकेंगे, बिकॉज सॉलिड फेज़ में आयंस क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड फेज़ में आयंस आर फ्री टू मूव, ठीक है जी। तो ये आपको सिंपल ध्यान में रखना है। और इसके अलावा क्या करेक्टरिस्टिक हो सकती हैं जी, ये दो हो गई, और इसके अलावा क्या हो सकती हैं? आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड किस में डिसॉल्व होते हैं? दे डिसॉल्व इन, दे आर वाटर सॉल्युबल। आयनिक सब्सटेंसेस हैं, तो इसका मतलब ये भी वाटर सॉल्युबल होंगे, क्योंकि आयनिक सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि सॉल्ट्स आर ऑल्सो वाटर सॉल्युबल, ठीक है जी। दे जनरली दे आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ये क्या होते हैं? दे आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। वो जनरली मीन्स के मतलब कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो वो हम आगे चल के देखते हैं कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होते। बट ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात कर ली। तो सॉल्ट को हमने डिफ़ाइन किया, सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये सॉल्ट्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ गई। तो अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फेज बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फेज। दैट मीन्स सॉल्ट्स आर, इनके लिए आप एक और ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड फेज में करंट पास ना करें, लिक्विड फेज में करंट पास करें, वो क्या कहलाते हैं? A substance which do not conduct electricity in solid phase but can conduct electricity in liquid phase. What do we call that substance? Electrolyte, ठीक है जी। So this is in salts are electrolytes. So salts are electrolytes, ठीक है जी। They are electrolytes। तो ये तो चले हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली सॉल्ट्स। अच्छा, अब देखिए सॉल्ट्स जो हैं ये डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब लेट से आप ये कह लें कि मेरे पास एक सिंपल सॉल्ट है, लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे CuSO4 की, ठीक है। CuSO4 अब ये दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो ये इसकी स्टेट है CuSO4 और एक दूसरी इसकी स्टेट है CuSO4.5H2O, ठीक है। तो जब आपके पास सॉल्ट इस फॉर्म में है, दिस इज़ कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट, ठीक है। और जब आपके पास सॉल्ट में दोनों सॉलिड फेज हैं, ये ध्यान में रखें कि ये भी सॉलिड स्टेट है और ये भी सॉलिड स्टेट है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये पाउडर्ड फॉर्म में होगा, ये पाउडर्ड फॉर्म में होगा और ये क्रिस्टल फॉर्म में होगा, ठीक है। लाजमी नहीं कि हर सॉल्ट आपको इस तरह से एनहाइड्रस हाइड्रेट, कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिनमें वाटर ऐड ही नहीं हो सकता, बट अगर किसी सॉल्ट में वाटर ऐड हो सके तो वो कहलाएंगे, यानी जैसे ये है, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट, दिस इज़ हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं? विच हैव दिस वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपने ऐड किए हैं, ठीक है, दिस 5H2O, दिस इज़ कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये जो 5H2O है, this 5H2O is water of crystallization, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये हर सॉल्ट के लिए फिक्स्ड होता है। एक मिनट बेटा ज़रा वेट कीजिए। ठीक है जी। तो जैसे लेट सपोज मैं कहूँ कि जी MgCl2.6H2O, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? 6, यानी 1 with 1 mole of MgCl2 we have 6 moles of
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इस किस्म के जो सॉल्ट्स होंगे ये क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड दीज आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ये कहलाते हैं यानी ये क्या कहलाएगा, दिस इज हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, अब एक चीज़ आप सिंपल ध्यान में रखें, जैसे लेट सपोज हमने यहाँ पे बात की है कॉपर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और एनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो है ये किस कलर में होगा, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, ये आप सबने पढ़ा हुआ है। और अगर आप इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर देते हैं तो ये वाइट पाउडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, और हाइड्रेटेड को एनहाइड्रस में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट इनटू एनहाइड्रस तो इसके लिए क्या करेंगे जी, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट इनटू एनहाइड्रस सॉल्ट, एवेपोरेशन, सॉल्ट को कैसे, क्रिस्टल को कैसे एवेपोरेट करोगे बेटा। हाँ जी, किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को अगर आपने एनहाइड्रस फॉर्म में लेकर आना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट अप टू पॉइंट नहीं, क्रिस्टलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ, तो आपने सिंपल ड्राई करना है। ठीक है, तो आपने जस्ट सिंपल ये ध्यान में रखो कि हाइड्रेटेड को एनहाइड्रस में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हीट करेंगे। जस्ट सिंपल ये ध्यान में रखें कि टू कन्वर्ट एन एनहाइड्रस हाइड्रेटेड सॉल्ट इनटू एनहाइड्रस वन वी जस्ट सिंपली हैव टू हीट द सॉल्ट। जब आप इसको हीट करेंगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी CuSO4.5H2O, अगर इसको हीट किया जाए ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू CuSO4 प्लस 5H2O, ये दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, और अच्छा ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, आप इसको दोबारा हाइड्रेटेड सॉल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान में रखें। क्लियर हो गई ये बात, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो सॉल्ट्स की अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि जब भी आपने सॉल्ट्स को प्रिपेयर करना, 3 डिफरेंट वेज हैं, देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग सॉल्ट्स। ठीक है, एक है आपके पास, यानी सिंपल ध्यान में रखें कि देयर आर 3 डिफरेंट वेज, 3 different ways of making salts। ठीक है, अगर आपने सॉल्ट प्रिपेयर करने हैं तो उसके लिए 3 डिफरेंट वेज हैं, डिपेंड ऑन कि आप कौन सा सॉल्ट बनाने जा रहे हैं। एक तो आपके पास है सॉल्ट कैन बी मेड थ्रू एसिड रिएक्शंस। एसिड रिएक्शंस आपको याद होंगे, 3 रिएक्शंस हमने पढ़े थे एसिड्स के। ठीक है, एसिड्स जो हैं दे कैन रिएक्ट विद acids react with metals, acid reacts with metal oxides and acid react with metal carbonates। 3 different reactions हमने acids के पढ़े थे। acids can react with metals, acid can react with metal oxides and acids can react with metal carbonates। metal oxides और हाइड्रोक्साइड हम यहाँ नहीं देखते, जस्ट सिंपल ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, एंड मेटल कार्बोनेट्स। तो एक तो सिंपल तरीका ये है आपके पास, ठीक है, कि आप एसिड रिएक्शंस के थ्रू कि रिएक्ट एसिड विद मेटल और रिएक्ट एसिड विद मेटल, दिस इज़ वन वे। ये कब आप यूज़ करेंगे वो हम आगे चल के बात करते हैं, बट फिलहाल अभी जस्ट मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि 3 डिफरेंट मेथड हैं। ये पहला मेथड हो गया। एक मेथड ये हो गया आपके पास कि एसिड्स कैन बी सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसिड रिएक्शंस। नंबर 2 इज़ बाय टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन मेथड से भी आप सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। टाइट्रेशन मेथड क्या है? इन टाइट्रेशन मेथड वी रिएक्ट एन एसिड विद अल्कली। अल्कलीज आपको याद होंगे, दे आर वाटर सॉल्युबल बेसिस।
ठीक है, तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद एल्कली अगेन वी गेट सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, टाइट्रेशन मेथड। और तीसरा मेथड कौन सा है? हाँ जी, थर्ड मेथड कौन सा है, याद है किसी को? प्रेसिपिटेशन मेथड, ठीक है, थर्ड मेथड है प्रेसिपिटेशन। तो थर्ड वन इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन को हम एंड में डिस्कस कर लेंगे क्या होते हैं। अब आपने कौन से मेथड के थ्रू सॉल्ट प्रिपेयर करना है ये डिपेंड करेगा सॉल्ट पे कि सॉल्ट कौन सा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखें कि विच मेथड वी विल यूज़ टू प्रिपेयर सॉल्ट, इट डिपेंड्स ऑन सॉल्ट। तो जब भी आप कोई सॉल्ट प्रिपेयर करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वेदर दैट सॉल्ट इज़ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, तो आपने जो भी सॉल्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है, फॉर सॉल्ट प्रिपरेशन, जो भी सॉल्ट आप बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वेदर दैट सॉल्ट इज़ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, तो इफ़ द सॉल्ट इज़ सॉल्युबल, हम सिंपल कहते हैं कि इफ़ इट इज़ सॉल्युबल, इट इज़ सॉल्युबल, तो फिर यहाँ पे दो मेथड बन जाते हैं। अगर आपका सॉल्ट सॉल्युबल है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कैटाइन कौन सा है, क्योंकि देखें हर सॉल्ट में, जैसे ये थोड़ी सी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे NaCl है, NaCl में आप देखें ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। तो हर सॉल्ट में एक कैटाइन पार्ट होता है और एक एनाइनिक पार्ट होता है। तो अगर आपका सॉल्ट सॉल्युबल है तो जस्ट फिर आपने ये देखना है कि कैटाइन कौन सा है। ठीक है, इफ़ द सॉल्ट इज़ सॉल्युबल एंड इट कंटेन्स कैटाइन ऑफ ग्रुप 1 और NH4+, अगर आपका सॉल्ट सॉल्युबल है, ठीक है, फर्स्ट टिक, एंड इट कंटेन्स अ कैटाइन ऑफ ग्रुप 1 और अमोनियम आयन। ठीक है, अगर आपका सॉल्ट सॉल्युबल है और इसमें कैटाइन कौन सा है, या तो ग्रुप 1 का है या अमोनियम आयन है। ठीक है, ग्रुप 1 या अमोनियम आयन मीन्स कि आपके पास या तो लिथियम आयन है सॉल्ट में, या सोडियम आयन है, या पोटेशियम आयन है, रुबिडियम आयन है, सीजियम आयन है और NH4+ आयन। इनमें से कोई भी आयन अगर आपके पास सॉल्ट में है तो देन आपने मेथड कौन सा यूज़ करना है, मेथड यूज वुड बी टाइट्रेशन मेथड, टाइट्रेशन। ठीक है, अगर आपका सॉल्ट सॉल्युबल है एंड इट कंटेन्स कैटाइन ऑफ ग्रुप 1, जो कि इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, अगर आपका सॉल्ट सॉल्युबल है और इसमें इनमें से कोई एक कैटाइन, मतलब एनाइन को देखना ही नहीं है, तो अगर आपका सॉल्ट सॉल्युबल है और उसमें कैटाइन इनमें से कोई एक है तो टाइट्रेशन मेथड। एंड इफ़ द सॉल्ट इज़ सॉल्युबल, if the salt is soluble and it does not have cation of group 1, ठीक है, other than group 1 और अमोनियम। ठीक है, अगर ग्रुप 1 के अलावा या अमोनियम के अलावा कोई है तो फिर आपने एसिड रिएक्शंस, देन इट वुड बी एसिड रिएक्शंस, ये याद रख लें। ठीक है, तो अगर सॉल्ट सॉल्युबल है तो डिपेंड करेगा कि कैटाइन कौन सा है। कैटाइन ग्रुप 1 का है तो टाइट्रेशन, कैटाइन ग्रुप 1 का नहीं है तो फिर एसिड रिएक्शन। और दूसरी बात क्या हो सकती है कि इट इज़ इनसॉल्युबल, इफ़ द सॉल्ट इज़ इनसॉल्युबल, अगर आपका सॉल्ट इनसॉल्युबल है, इफ़ द सॉल्ट इज़ इनसॉल्युबल देन फिर मेथड कौन सा यूज़ होगा, प्रेसिपिटेशन मेथड। फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, प्रेसिपिटेशन मेथड। ठीक है जी, तो ये सिंपल आप जहन में बिठा लें। यहाँ तक बात क्लियर है? ये एक छोटा सा चार्ट है जो आपको सिंपल जहन में रखना है और ये आपको हेल्प करेगा। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम कि हमें कैसे पता लगेगा कि सॉल्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। तो आई होप उसके लिए सबको सॉल्युबिलिटी रूल्स याद होंगे। ठीक है, मैं जस्ट थोड़ा सा उनको रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, आपको सॉल्युबिलिटी रूल्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये याद रख लें कि जब भी आपको ये डिसाइड करना है कि आपका सॉल्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, तो इसके लिए आपके पास क्या मौजूद हैं, सॉल्युबिलिटी रूल्स मौजूद है। तो हमने जस्ट सिंपल सॉल्युबिलिटी रूल्स देखने और हमें पता लग जाएगा कि हमारा सॉल्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल हमारे पास आ जाता है, नंबर 1, ऑल दी ग्रुप 1 salts are, all the group 1
and NH4+ अमोनियम आयन आर सॉल्युबल। ग्रुप 1 का कोई भी सॉल्ट हो तो एनाइन देखना ही नहीं है, ठीक है। ये ग्रुप 1 अभी हमने ऊपर लिखे, ये सारे मतलब इनमें से कोई ऐसा कोई सॉल्ट है जिसमें इनमें से कोई कैटाइन आ रहा है तो फिर आपको एनाइन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल द कैटाइन्स ऑफ ग्रुप 1 एंड अमोनियम आइंस, ऑल द सॉल्ट्स विच हैव आइदर ग्रुप 1 और अमोनियम, दे आर सॉल्युबल। नंबर 2, यानी ये तो हो गया कि ये सारे सॉल्युबल हैं। नंबर 2, ऑल दी नाइट्रेट्स, किसी भी सॉल्ट में अगर नाइट्रेट आ जाता है, किसी भी सॉल्ट में अगर नाइट्रेट आ जाता है मतलब NO3- एनाइन है ये, इट इज़ सॉल्युबल। ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। अगर किसी सॉल्ट में नाइट्रेट आ गया, सॉल्ट या किसी भी कंपाउंड में अगर नाइट्रेट आ गया तो मतलब वो सॉल्युबल है। किसी भी कंपाउंड में अगर ग्रुप 1 या अमोनियम आ गया तो वो सॉल्युबल है। तो ये दो तो आपके पास जनरल रूल्स आ गए, ठीक है। ये तो आप जनरल याद रख लें कि ग्रुप 1 अमोनियम सॉल्युबल, नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड रूल आ जाता है हमारे पास, ऑल दी सल्फेट्स, ऑल दी सल्फेट्स। सल्फेट्स क्या हैं? SO4₂-। ऑल दी सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, सारे सल्फेट सॉल्युबल होंगे एक्सेप्ट बैरियम, बैरियम सल्फेट, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट एंड लेड, लेड सल्फेट। इन 3 सल्फेट्स के अलावा बाकी कोई भी कंपाउंड हो सल्फेट का वो सॉल्युबल होगा। बैरियम सल्फेट इनसॉल्युबल, कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल, लेड सल्फेट इनसॉल्युबल। इसके अलावा कोई भी सल्फेट हो सॉल्युबल होगा, ठीक है जी। ये 3 रूल क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद चौथा रूल है हैलाइड्स का। हैलाइड्स मतलब ग्रुप 7, ऑल दी हैलाइड्स। हैलाइड्स क्या हो सकते हैं? हैलाइड्स मीन्स के क्लोराइड, मीन्स के ब्रोमाइड, मीन्स के आयोडाइड। ऑल दी हैलाइड्स आर सॉल्युबल, ये भी सारे सॉल्युबल होते हैं। ऑल दी हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सिल्वर हैलाइड, Ag+, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड इनसॉल्युबल है, ठीक है जी। एंड लेड Pb2+, यानी आप ये देख लें कि लेड का सल्फेट भी इनसॉल्युबल है, लेड का हैलाइड भी इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो लेड तो मतलब ये आप कह लें कि इसको तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रखें क्योंकि इसका सल्फेट भी इनसॉल्युबल है और इसका हैलाइड भी इनसॉल्युबल है। तो ऑल द हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है कार्बोनेट्स। 5th रूल, ऑल दी कार्बोनेट्स, ऑल दी कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं? CO3₂-। ऑल दी कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल है। ऑल दी कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन से सॉल्युबल होंगे? क्योंकि देखें आपने पहले ही रूल में कह दिया था ग्रुप 1 तो हमेशा सॉल्युबल होता है, ये वाले ग्रुप 1 जो हैं ये तो सॉल्युबल होते हैं। तो कार्बोनेट सारे इनसॉल्युबल हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 कार्बोनेट्स, ग्रुप 1 एंड अमोनियम, इनके साथ अगर आ जाएंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। तो कार्बोनेट सारे इनसॉल्युबल होते हैं, ऑल द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। और लास्ट रूल है, ऑल्दो ये सॉल्ट्स के लिए नहीं है बट फिर भी ध्यान में रख लें, ऑल दी ऑक्साइड्स, ये बेसिस हो गए, ऑल दी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, कोई भी ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो आर इनसॉल्युबल। ऑल दी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है इसमें? सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड मतलब ग्रुप 1 ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड मतलब ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड्स। एंड इसके अलावा जो आपने ध्यान में रखने दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ग्रुप 1 का नहीं है बट सॉल्युबल है। बैरियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 1 का नहीं है बट सॉल्युबल है।
एंड स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 1 का नहीं है बट सॉल्युबल है। तो ये कुछ हाइड्रोक्साइड हैं और ऑक्साइड्स हैं, यानी ये हो गए ग्रुप 1, दीज आर ग्रुप 1, ये भी ग्रुप 1 है बट ये ग्रुप 1 के नहीं हैं, लेकिन इनको अलग से याद रख लें कि ये सॉल्युबल हैं, इनके ऑक्साइड्स नहीं, ये खुद सॉल्युबल है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? सॉल्युबिलिटी रूल्स याद रखने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम सॉल्ट प्रिपरेशन के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। लेट से आपसे कहा जाता है, क्योंकि अब ये सवाल सिर्फ ATP के से रिलेटेड रह जाता है। अच्छा, लेकिन ये है कि आपको MCQs में भी क्वेश्चन मिलेंगे। आपने अब तक इतने MCQs सॉल्व किए, आपको आइडिया हो गया होगा सॉल्ट प्रिपरेशन में से काफ़ी MCQs बन जाते हैं। हर पेपर में से कम 1-2 MCQ तो सॉल्ट प्रिपरेशन में से आ जाते हैं कि ये सॉल्ट बनाना है, कौन कौन से कंपाउंड लेंगे या मेथड कौन सा होगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, तो अब लेट सपोज आपके पास सॉल्ट है, लेट से वी हैव टू मेक जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट बनाना है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। तो ऑल द सल्फेट्स, हम डायरेक्ट सल्फेट को देखते हैं। ठीक है, हमने सल्फेट्स के लिए रूल क्या पढ़ा है? ऑल द सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर बैरियम, कैल्शियम एंड लेड। तो ये किसके साथ है? ये जिंक के साथ है। दैट मीन्स कि ये क्या होगा? दिस इज सॉल्युबल, जिंक सल्फेट इज सॉल्युबल, ये सॉल्युबल हो गया। ठीक है, अब अगर सॉल्ट सॉल्युबल है तो हमने क्या पढ़ा था? अगर इफ़ इट इज़ सॉल्युबल तो फिर आपको क्या देखना है? कैटाइन देखना है कि कैटाइन कौन सा है, ग्रुप 1 का है या अदर देन ग्रुप 1 है। तो क्योंकि जिंक सल्फेट है दैट मीन्स अदर देन ग्रुप 1 है। ठीक है, कैटाइन इज़ अदर देन ग्रुप 1, कैटाइन इज़ अदर देन ग्रुप 1, क्योंकि कैटाइन ग्रुप 1 के अलावा है। इसका मतलब आपको मेथड कौन सा यूज़ करना होगा जी? किस मेथड के थ्रू बनेगा ये मेथड? क्या हो जाएगा? एसिड रिएक्शन। ठीक है, एसिड रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर करेंगे। तो कैटाइन इज अदर देन ग्रुप 1, दैट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर इट थ्रू एसिड रिएक्शन। अब देखें, एसिड रिएक्शन में भी 3 चॉइसेस हैं आपके पास। एसिड रिएक्शन में भी 3 चॉइसेस हैं। कौन कौन सी? एक जो चॉइस है कि वी कैन मेक इट बाय रिएक्टिंग एसिड विद मेटल, इससे भी सॉल्ट मिल जाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, आप एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड भी कर सकते हैं, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, इससे भी सॉल्ट बन जाएगा, प्लस साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। और हम एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट भी कर सकते हैं। दिस गिव्स सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास ये 3 चॉइसेस हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और ये थर्ड चॉइस। अब आपने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन किया जाए। ठीक है, क्योंकि हमें बनाना है जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट? हाँ जी, फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट इज ZnSO4। देखिए, जिंक का चार्ज याद रख लें, जिंक का चार्ज फिक्स्ड है +2। ठीक है, जिंक का जो चार्ज है, 2 ही आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका चार्ज फिक्स्ड है, Zn +2, जिंक का चार्ज फिक्स्ड है, और सिल्वर का चार्ज फिक्स्ड है +1। ये 2 ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये आपको पीरियोडिक टेबल में चार्ज नहीं मिलेगा, इसलिए याद रखना पड़ेगा। जिंक और सिल्वर का चार्ज फिक्स्ड है, तो जिंक सल्फेट बनाना है तो जिंक का चार्ज है +2। ठीक है, तो अब इनमें से कोई भी मेथड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और तीनों की मतलब आप कह लें कि जो प्रिपरेशन का मेथड है वो सेम है, सिर्फ रिएक्शन डिफरेंट है बट प्रिपरेशन सेम तरीके से होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रख लें। तो चाहे आप एसिड प्लस मेटल से करें या एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड से करें या एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट से, बट जो इसमें एक चीज़ आपको जहन में रखनी है वो ये कि चाहे आप मतलब तीनों केसेस में एसिड तो ऑब्वियसली एक्वस है। ठीक है, आपने एसिड जो भी ले रहे हैं दैट वुड बी एक्वस। जो सॉल्ट बन रहा है वो तो पहले ही आप डिसाइड कर चुके हैं, जिंक सल्फेट बनाना है, दैट इज़ एक्वस है। ठीक है, सॉल्ट भी एक्वस है। ठीक है,
हाइड्रोजन गैस होगी, वाटर लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बाकी सबकी स्टेट्स तो डिसाइडेड है, ठीक है। ये जो आपके पास जो चीज़ डिफ़र कर रही है दैट इज़ मेटल। पहले केस में मेटल है, दूसरे केस में मेटल ऑक्साइड है, और तीसरे केस में मेटल कार्बन है। याद रखने कि ये हमेशा सॉलिड होंगे, ये हमेशा इस मेथड में ये हमेशा क्या होंगे, सॉलिड होंगे, ये इनसॉल्युबल होंगे, दीज आर इनसॉल्युबल। चाहे आप एसिड प्लस मेटल करें उसमें मेटल इनसॉल्युबल होगा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड करें उसमें मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल होगा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट लें तो वो भी, यानी आप सॉल्युबल ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सिंपल ध्यान में रखनी है। तो अब मुझे जिंक सल्फेट बनाना है तो मैं कोई भी मेथड कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट एसिड प्लस मेटल भी कर सकता हूँ। तो मैंने लेट से डायरेक्ट एसिड ले लिया, जिंक सल्फेट बनाना है तो एसिड कौन सा लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, और मेटल कौन सा लेंगे, जिंक रिएक्ट्स विद H2SO4। अब मैं ये डायरेक्ट रिएक्शन कर सकता हूँ बिकॉज आई नो कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम दिस H2SO4, ठीक है। अगर जिंक लेस रिएक्टिव होता तो फिर हम जिंक को सेलेक्ट नहीं कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। ये ध्यान में बैठा लें, अगर जिंक मोर लेस रिएक्टिव होता। नाउ बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, दैट्स वाई जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, दैट्स वाई आई एम सेलेक्टिंग डायरेक्टली। तो क्या बन जाएगा, वी गेट जिंक सल्फेट, वी गेट जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बन जाएगी, ठीक है। अब इसकी स्टेट्स मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ, पहले ही आपसे बात कर चुका हूँ। तो स्टेट्स क्या हैं, यहाँ पे जिंक सॉलिड है, हमने कहा था मेटल हमेशा सॉलिड होगा, H2SO4 एक्वस है, जिंक सल्फेट एक्वस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। आप दूसरे मेथड से मेटल ऑक्साइड भी ले सकते हैं, यहाँ पे लेट से मैं आप मेटल ऑक्साइड ले लें, ठीक है। अगर कोई जिंक ऑक्साइड लेता है तो वो भी सही है, प्लस H2SO4, दिस टाइम वी गेट अगेन जिंक सल्फेट, एंड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस नाउ वी गेट वाटर, ठीक है। तो डिफरेंस सिर्फ क्या आएगा कि इस दफ़ा आपके पास जिंक ऑक्साइड है, ये भी सॉलिड होगा, H2SO4 एक्वस, जिंक सल्फेट एक्वस, वाटर लिक्विड, ठीक है। तो आप चाहे इस मेथड से प्रिपेयर करें या इस मेथड से प्रिपेयर करें, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी बात इसमें जहन में रखें, इसी तरह से आप कार्बोनेट भी ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट बात इसमें जहन में रख लें कि चाहे आप मेटल ले रहे हैं या देखें, दो रिएक्टेंट्स हैं, इनमें से एक रिएक्टेंट ऑब्वियसली एक्सेस में होगा, दूसरा लिमिटिंग होगा। तो मेटल या मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट, ये हमेशा आपने लेने हैं किसमें, एक्सेस में, दे विल बी टेकन इन एक्सेस अमाउंट, ये हमेशा एक्सेस में लिए जाएंगे। क्यों एक्सेस में लिए जाएंगे ये हम आगे चल के देख लेंगे, बट अभी फ़िलहाल याद रख लें कि ये आपने एक्सेस अमाउंट में ही लेने हैं, ठीक है। तो लेट से मैंने जिंक प्लस H2SO4 से देख रहा हूँ, तो ये मैंने एक्सेस में ले लिया, ठीक है। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा ये समझ लें। तो लेट सपोज़ कि आपने ये भी कर लिया, ठीक है जी, इसमें आपने H2SO4 ऐड किया, तो लेट सपोज़ कि ये हमने इसमें बी कर लिया और ये इसमें H2SO4 आपने ऐड कर दिया, ठीक है। दिस इज़ एक्वस H2SO4, और फिर आपने इसमें एक्सेस जिंक ऐड किया है, वी आर एडिंग नाउ जिंक, और जिंक आपने ऐड करना है इन एक्सेस अमाउंट। तो लेट से ये आपने जिंक ऐड कर दिया, नाउ दिस इज़ इन एक्सेस अमाउंट, वी हैव टेकन एक्सेस जिंक। तो सम ऑफ इट विल स्टार्ट डिज़ोल्विंग, आप इसको स्टिर करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब डिज़ोल्व होगा तो इसके नंबर्स कम होते जाएंगे, ठीक है। और एक टाइम आएगा कि यहाँ पे आप कह लेंगे काफ़ी सारा जिंक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेट सपोज़ कि ये आपके पास ये ख़त्म होता गया और अब सिर्फ इतना ही जिंक रह गया, ठीक है। बाकी हम एसिड वैसे ही बना देते हैं। तो अब आपके पास कितना जिंक रह गया, सिर्फ ये जिंक रह गया, ठीक है। अब ये मज़ीद डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये अब मतलब रिएक्शन स्टॉप हो गया, एंड दिस रिमेन्स एट दी एंड, दिस रिमेन्स, ये बच गया है, रिमेन्स एट दी एंड, ठीक है। ये हमारे पास बच गया, तो सोल्यूशन बन चुका है आपके पास, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन चुका है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप सबको मेरी? जी बेटा, सबको समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है। तो हमने सिंपल यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि डिज़ोल्व एक्सेस जिंक इन एक्वस H2SO4, ठीक है जी, एंड स्टिर
द मिक्सचर। ठीक है, ये आपने किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, फिल्टर द सोल्यूशन। फिल्टर द सोल्यूशन कब करना है फिल्टर, वंस जिंक स्टॉप्स डिजॉल्विंग। जिंक स्टॉप्स डिजॉल्विंग, जब ये डिजॉल्व होना बंद हो जाए तो आप समझ जाएंगे आप रिएक्शन कंप्लीट हो गया। वंस जिंक स्टॉप्स डिजॉल्विंग, एट दैट टाइम आपने इसको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर क्यों करना है, ताकि ये जो एक्सेस जिंक है इसको सेपरेट कर दिया जाए, इसको अलग कर दिया जाए। टू कलेक्ट दी, क्यों कर रहे हैं, टू कलेक्ट दी फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट इस केस में क्या है, जो जिंक सल्फेट बना है, ठीक है, दैट इज़ जिंक सल्फेट। और रेजिड्यू में क्या रह जाएगा, हाँ जी, रेजिड्यू में क्या रह जाएगा, फिल्ट्रेट तो जिंक सल्फेट हो गया, जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो रेजिड्यू में क्या रह जाएगा, हाँ, अगर आपने जिंक ऑक्साइड लिया है तो जिंक ऑक्साइड, और जिंक लिया है तो जिंक, बट ज़्यादा बेहतर है कि आप लिखेंगे एक्सेस जिंक और एक्सेस जिंक ऑक्साइड, जो बच गया है वो। ठीक है, तो रेजिड्यू इज़, ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, मेथड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ याद रखने के लिए हम करेंगे रेजिड्यू इज़ एक्सेस जिंक। मैंने जिंक के साथ किया। ठीक है जी, तो आपने फ़िल्टर करके सेपरेट कर दिया। अब आपके पास पीछे सिर्फ फिल्ट्रेट रह गया। ठीक है, और फिल्ट्रेट क्या है, एक्वस जिंक सल्फेट। तो यूँ समझिए कि आपके पास अब जो आपने फ़िल्टर कर लिया, फ़िल्टर के बाद आपके पास ये, क्योंकि ये कलरलेस सोल्यूशन होगा तो मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ कि ये हमारे पास एक्वस जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है जी, दिस इज़ एक्वस जिंक सल्फेट। नाउ क्वेश्चन वाज टू प्रिपेयर क्रिस्टल्स, हमें क्या बनाने हैं, इसके क्रिस्टल्स बनाने हैं। तो एक्वस फॉर्म में तो ये आ चुका है, लेकिन हमें बनाने हैं इसके क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि टेक द मिक्सचर और टेक द फिल्ट्रेट इन evaporating dish and evaporate some of it, सारा evaporate नहीं करना वाटर, कुछ पार्ट इसका evaporate करना है। कब तक, to collect the और to obtain the saturated solution, आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए जो है वो, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि जिसमें आपके पास मतलब आप कह लें कि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व हो गया, बट इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट सपोज़ कि आपने ये इवेपोरेटिंग डिश ले ली। ठीक है, लेट से ये इवेपोरेटिंग डिश ले ली, और इस इवेपोरेटिंग डिश में आपने अपना, लेट से ये इवेपोरेटिंग डिश है और इसमें आपने अपना सोल्यूशन ले लिया जिंक सल्फेट का। ठीक है, तो ये हमारे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन मौजूद है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ जिंक सल्फेट को हीट कर रहे हैं, इसको आपने हीट करना शुरू किया। और हीट कितना करना है, टू कलेक्ट दिस, मतलब टू इवेपोरेट सम ऑफ द लिक्विड टू ऑब्टेन सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन हम कहते हैं कि व्हेन इट रिमेन्स 1/3 ऑफ द एक्चुअल सोल्यूशन। जब आपको लगे कि जी अब ये 1/3 रह गया, उस टाइम पे हीट देना बंद कर दें, मतलब अब इसकी सैचुरेशन लेवल काफ़ी बढ़ गई होगी। ठीक है, तो बस वैसे आपने लिखने के हिसाब से सिर्फ इतना कहना है कि टू इवेपोरेट सम ऑफ इट टू कलेक्ट द सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने इवेपोरेट, आपको मतलब आपने सिंपली क्या किया, टेक द फिल्ट्रेट इन इवेपोरेटिंग डिश एंड इवेपोरेट सम ऑफ इट टू कलेक्ट द सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, वंस वी गेट सैचुरेटेड सोल्यूशन, स्टॉप हीटिंग। ठीक है, एंड let the solution cool down, and once crystals appear, filter the solution to collect the crystals। ठीक है, आपने सिंपल क्या किया, हीट देना बंद करी, और जैसे ही हीट देना बंद करेंगे, ये वही क्रिस्टलाइजेशन के स्टेप्स हैं जो आपने क्रिस्टलाइजेशन में पढ़े हुए हैं।
तो आप उसको ग्रेजुअली उसको ठंडा होने देंगे। जब टेम्परेचर गिरेगा तो ऑटोमेटिकली कुछ कॉपर सल्फेट जो है वो जिंक सल्फेट क्रिस्टल्स की फॉर्म में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। उसको फ़िल्टर करके सेपरेट करेंगे और देन वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, बस सिंपल ये आपके पास क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक है, वॉश एंड ड्राई द क्रिस्टल्स। ठीक है, ये सिंपल मेथड है टू प्रिपेयर सॉल्ट विच इज़ सॉल्युबल बट डज नॉट कंटेन ग्रुप 1 कैटाइंस। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बात? ये स्टेप समझ में आए हैं सबको? ठीक है जी। अब चाहे आप मेटल प्लस एसिड कर लें, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड कर लें या मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड कर लें, सब में यही सेम मेथड है। ठीक है, तीनों में आपने मेटल लेंगे तो वो भी एक्सेस में लेंगे, मेटल ऑक्साइड एक्सेस में लेंगे, मेटल कार्बोनेट लेंगे तो वो भी एक्सेस में लेंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी एक मेथड कर लें। बस सिर्फ ये देखना है कि अगर सॉल्ट आपका सॉल्युबल है और उसमें ग्रुप 1 कैटाइन नहीं है तो आपने इन तीनों में से कोई भी एक मेथड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और बस एक चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है, लेट सपोज अगर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने को कहा जाता, लेट सपोज अगर हमसे कहा जाए कि जी हाउ विल यू प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने, तो कॉपर 2 सल्फेट, अगेन सल्फेट्स आर ऑल सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर बैरियम, कैल्शियम एंड लेड, दैट मीन्स दिस इज सॉल्युबल, कॉपर 2 सल्फेट इज सॉल्युबल। ठीक है, बट कॉपर डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, तो इसका मतलब ये एसिड रिएक्शन से प्रिपेयर होगा। ठीक है, मेथड कौन सा लगेगा? एसिड रिएक्शन होगा। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आप रिएक्टेंट्स कौन से चूज़ करेंगे, आप कहेंगे जी जिस तरह पहले किया था अब इस दफ़ा भी वैसे ही कर लेते हैं, कॉपर प्लस H2SO4 ले लेते हैं, बट दिस टाइम नथिंग वुड हैपन। उसकी वजह क्या है कि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन, सो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा, तो आप डायरेक्ट कॉपर नहीं ले सकते। ठीक है, बट हमें ये मालूम है कि जितना लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसका कंपाउंड उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, कंपाउंड ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल इज़ मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो अगर कॉपर लेस रिएक्टिव है तो इसका ऑक्साइड मोर रिएक्टिव हो सकता है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग कॉपर वी वुड टेक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर लेने के बजाय आपने क्या ले लिया? कॉपर ऑक्साइड, रिएक्टेड विद H2SO4, अब रिएक्शन हो जाएगा, वी गेट कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, और बाकी सब कुछ इसमें सेम है। कॉपर ऑक्साइड वुड बी सॉलिड, H2SO4 एक्वस, कॉपर सल्फेट एक्वस, वाटर लिक्विड, मेथड सेम रहेगा। टेक कॉपर ऑक्साइड इन एक्सेस, dissolve it in H2SO4, once it stops dissolving filter the solution to collect the excess, और जो आपके पास फिल्ट्रेट आ जाएगा कॉपर 2 सल्फेट, इसको हीट करेंगे अप टू सैचुरेशन पॉइंट, देन अलाउ इट टू कूल डाउन वंस द क्रिस्टल्स अपीयर, इसको फिल्टर करके इसमें से इसको फिल्टर करेंगे और क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करेंगे, वॉश करेंगे एंड ड्राई करेंगे। ठीक है जी, सेम मेथड। कार्बोनेट्स ले लें तो वो भी कॉपर कार्बोनेट भी ले सकते थे आप, इंस्टेड ऑफ टेकिंग कॉपर ऑक्साइड आप कहें जी कार्बोनेट अभी तक नहीं लिया तो ये कार्बोनेट के साथ भी आप कर सकते थे, कॉपर कार्बोनेट प्लस H2SO4, दिस गिव्स कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर कार्बोनेट क्या होगा? सॉलिड, H2SO4 एक्वस, कॉपर सल्फेट एक्वस, वाटर लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेथड सेम, टेक दिस कॉपर ऑक्साइड इन कॉपर कार्बोनेट इन एक्सेस, आगे का सारे स्टेप्स आपको मालूम है, सेम मेथड है जी। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेथड है टाइट्रेशन मेथड। ठीक है, टाइट्रेशन मेथड ये कौन से सॉल्ट्स के लिए है? फॉर दो सॉल्ट्स विच आर वाटर सॉल्युबल एंड कंटेन ग्रुप 1 कैटाइन और अमोनियम। ठीक है, तो लेट सपोज हमारे पास सॉल्ट आ जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, अब NaCl, ऑल द ग्रुप 1 salts are soluble, so sodium chloride is soluble एंड वी नो कि इसमें ग्रुप 1 कैटाइन है, ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, दैट मीन्स यहाँ पे मेथड कौन सा लगेगा? मेथड इज़
टाइट्रेशन मेथड, ठीक है, ये आपने टाइट्रेशन मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर करना है। तो टाइट्रेशन मेथड सिंपली क्या है, आगे हम चल के टाइट्रेशन को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जस्ट मैं ये कह रहा हूँ, टाइट्रेशन मेथड के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, एसिड प्लस एल्कली। एल्कलीज क्या होती हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस, दिस वुड गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब आप कहें जी ये पिछले मेथड से क्यों नहीं हो सकता था, क्या हम डायरेक्ट सोडियम को HCl में ऐड नहीं कर सकते, ये भी तो हो सकता था, यही इसी मेथड से आप कर लेते, आप डायरेक्ट सोडियम लेते Na और उसको HCl में ऐड करते, तो क्या NaCl नहीं बनेगा, हाँ जी बनेगा या नहीं बनेगा, अगर सोडियम को HCl से रिएक्ट कराऊं तो क्या सोडियम क्लोराइड नहीं बनेगा, जी बेटा जल्दी जल्दी रिस्पांस दें, बनेगा, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो सोडियम प्लस HCl, this would give sodium chloride plus hydrogen gas. Then why we are not doing this reaction, why are we not preparing NaCl through this method, ये तो आसान है, पढ़ भी चुके हैं हम, ये अलग मेथड क्यों पढ़ रहे हैं जी, why we are not preparing NaCl through this method, ये क्वेश्चन ATP में बन सकता है, बिकॉज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है जी, दिस इज़ हाईली रिएक्टिव, सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव, आपको याद होगा आपने वाटर के साथ इसका रिएक्शन किया है, ये काफ़ी एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होते हैं, दे रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो एसिड भी हाईली रिएक्टिव है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो सोडियम एज इट इज़ हाईली रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव मेटल, दूसरी तरफ HCl क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है जी। तो दिस रिएक्शन वुड रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, और ये आप कह सकते हैं कि दिस वुड बी ए हाईली वायलेंट रिएक्शन, इसलिए आप डायरेक्ट जो है वो ये रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है जी। क्लियर हो गई ये बात, इसमें कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। तो ये सिंपल ध्यान में रखें कि ये आप डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकते, इसी तरीके से मेटल ऑक्साइड या कार्बोनेट के साथ भी नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ पे फिर अब रिएक्शन क्या कर रहे हैं, एसिड रिएक्टिंग विद एल्कली, तो एसिड रिएक्टिंग विद एल्कली, एसिड कौन सा लेंगे, आपने एसिड ले लिया HCl, एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि NaCl बनाना है, तो वी गेट NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब इस रिएक्शन की प्रॉब्लम्स को समझें, इसमें क्या है, HCl रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, HCl क्या है, एक्वस है, NaOH क्या है, एक्वस है, वाटर सॉल्युबल है, NaCl एक्वस है और वाटर लिक्विड है, ठीक है। तो हर चीज़ है, इसमें कोई सॉलिड है ही नहीं, तो पता ही नहीं लगेगा रिएक्शन कब एंड हो रहा है। दूसरी चीज़ जो इसमें बड़ी आप कह लें कि प्रॉब्लम वाली है, वो ये कि HCl कलरलेस, NaOH colorless, NaCl that which would form this is also colorless, ठीक है। तो मतलब अगर आप HCl को NaOH में ऐड कर भी रहे हैं तो आपको कभी पता नहीं लगेगा रिएक्शन कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, कब NaCl बन गया, तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रिएक्शन है इस हिसाब से। पिछले रिएक्शंस में क्या था, हमें पता लग जाता था जब सॉलिड डिज़ोल्व होना बंद हो जाता था, हम कहते थे रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ सॉल्युबल एंड एवरीथिंग इज़ कलरलेस, सो रिएक्शन कहाँ पे एंड होगा ये पता ही नहीं लगना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिर अब इंडिकेटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइट्रेशन में क्या होगा, इंडिकेटर ऐड होगा। तो कल इंशाल्लाह ताला हम टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। आज इसको हम यहाँ तक रख लेते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है जी, चलें कल इंशाल्लाह ताला इसको आगे कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।